जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये ज्योग्राफी की क्लास है और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, खगोल विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसमें हमने इससे पहले निहारिका क्या होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी क्या है, मंदाकिनी में कौन कौन से तारा मंडल है, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब इस क्लास में हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि तारों का जन्म तथा विकास कैसे हुआ, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए बिना क्लास देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि ये टीजीटी पीजीटी ठीक है के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्लास और बेहतरीन क्लास है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तारों का जन्म, तारों का जन्म और विकास ठीक है, तारों का जन्म कैसे हुआ और उनका विकास कैसे हुआ, इसी बात पे हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे जानते हैं आप कि तारों का जीवन अत्यधिक लंबा होता है। ठीक है, हमारे तारों का जन्म क्या होता है, अत्यधिक लंबा होता है। अगर हम तारों का अध्ययन करना प्रारंभ करें तो आपको हमने बताया था कि तारों का जन्म का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो निहारिका से। यानी कि सर्वप्रथम गैस के मेघ बनते हैं। क्या बनते हैं? गैस के मेघ बनते हैं। यानी कि किसी तारे का जीवन आकाशगंगा की तीसरी भुजा में होता है। हमने आपको गैलेक्सी जब पढ़ाया था आकाशगंगा, तो हमने बताया था कि ये हमारी क्या है, गैलेक्सी है, जिसका कि सेंटर है। ठीक है, ये फिर इसके एक पार्ट ये है जिसे मध्यवर्ती पार्ट करते हैं, और ये तीसरा है। ठीक है, ये तीसरा वाला पार्ट है। ठीक, इस तीसरे वाले पार्ट में ये काफ़ी सघन होता है। तो इस तीसरे वाले पार्ट में ये किसका, इस तीसरे वाले पार्ट में ही किसका विकास होता है, नए तारों का जन्म होता है। ठीक है, इस तीसरे वाले भाग में ही क्या होता है, नए तारों का जन्म। ठीक है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी किस किस वाले पार्ट में है, तो मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में है। ठीक है, ये क्या है, तीसरी घूर्णनशील भुजा। ये क्या है, मध्य है। इसके मन में क्या होता है, क्वार्टर होता है इसके सेंटर में, और क्वार्टर में ही क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे क्या है, ब्लैक होल है, जिस पे हमने आपसे चर्चा पिछली कक्षा में किया था। यानी किसी तारे का जीवन आकाशगंगा की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के बनने से शुरू होता है। इन मेघों को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेलर नेबुला कहते हैं। ठीक है, यानी कि निहारिका नेबुला। ठीक है, अगर हम नोट करना चाहें तो नोट करेंगे तारों के जीवन के बारे में। अगर बात करें तो तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। तारों का जीवन काल कैसा होता है बाबू, तो अत्यधिक लंबा होता है। पॉइंट टू पॉइंट अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिए आप लोग। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। कैसा होता है बाबू, लंबा होता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक कैसा होता है, लंबा होता है। अगर हम इसके अध्ययन प्रारंभ करें तो पहला गैस के मेघ बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू, गैस मेघ। क्या बनते हैं, गैस के मेघ बनते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग गैस क्लाउड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में अगर बात करें तो गैस क्लाउड ना, गैस क्लाउड, या फिर कह सकते हैं गैस के बादल। ये गैस के बादल बनते कैसे हैं, तो किसी तारे का जीवन किसी तारे का जीवन आकाश गंगा की तीसरी भुजा में होता है। आकाश गंगा की, ठीक है, तीसरी भुजा में प्रारंभ होता है। भुजा में प्रारंभ होता है।
ठीक है, तीसरी भुजा में प्रारंभ होता है, तीसरी भुजा में होता है। कैसे होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों के बनने से शुरू होता है। यह हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, ये क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों के बनने से शुरू होता है, कि बादलों के बनने से शुरू होता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इन्हें हम लोग मेघ स्टेलर नेबुला कहते हैं। इन्हें मेघ स्टेलर नेबुला कहते हाँ, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्टेलर नेबुला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे स्टेलर नेबुला कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? जिसे नोट करना है कर सकता है, या स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो कर लें। अब देखिए, जब हमारे बादलों का निर्माण हो जाता है, स्टेलर नेबुला का प्रारंभ हो जाता है, गैस के मेघ बन जाते हैं, ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन के गैस जब पास पास आना प्रारंभ करते हैं, तो ये जब हमारी आकाश गंगा में हाइड्रोजन का बादल काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसी पिंडन, गैस के पिंडों में क्या होता है? सिकुड़ने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? सिकुड़ने लगते हैं, मतलब और पास पास आने लगते हैं। तब किसका निर्माण होता है? तो आदि तारा कहलाता है। तब आदि तारों का निर्माण होता है। ठीक है, इसका केंद्र क्या होता है? सघन होता है। क्या होता है? सघन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तारों की भ्रूण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? तारों की भ्रूण अवस्था। यानी कि गैस के जब मेघ बनते हैं तब आदि तारे का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आदि आदि तारा बनता है। क्या बनता है बाबू? आदि तारा। इसी आदि तारा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रो स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रोटो स्टार। क्या कहते हैं? प्रोटो स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रोटो स्टार। ये प्रोटो स्टार कब बनता है बाबू? तो जब आकाश गंगा में हाइड्रोजन का बादल जब जब आकाश गंगा में हाइड्रोजन के बादल, ठीक है, जब आकाश गंगा में हाइड्रोजन के बादल काफी बड़ा होता है, तो काफी बड़ा होता है तो, ठीक है, काफी बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से क्या होता है? गैसी पिंड क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। गैसी पिंड क्या होते हैं बाबू? गैसी पिंड सिकुड़ने लगते हैं। गैसी पिंड सिकुड़ने लगते हैं। ठीक है, सिकुड़ने लगते हैं तब यह आदि तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? तब यह क्या कहलाता है बाबू? तब यह आदि तारा कहलाता है। आदि तारा कहलाता है। ठीक है ना? यानी कि जब आकाश गंगा में हाइड्रोजन के बादल काफी बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंडन सिकुड़ने लगते हैं, तब यह आदि तारा कहलाता है। और इसके केंद्र में क्या होता है कि केंद्र में काफी सघन हो जाता है। इसका केंद्र क्या होता है? काफी सघन होता है। इसका केंद्र क्या होता है बाबू? इसका केंद्र काफी सघन होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण अवस्था कर सकते हैं। सघन होता है। ठीक है, सघन होता है। क्या होता है बाबू? सघन होता है, इसीलिए इसे भ्रूण तारा भी कहते हैं। इसीलिए इसे
भ्रूण तारा कहते हैं, भ्रूण तारा कहते हैं, ठीक ना। देखिए, जब आकाशगंगा में हाइड्रोजन के बादल काफी बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगते हैं, तब यह आदि तारा कहलाता है और इसका केंद्र काफी सघन होता है, इसीलिए इसे भ्रूण तारा कहते हैं, ठीक है। आदि तारा के निर्माण से पहले गैसों के क्या बनते हैं, मेघ बनते हैं। गैसों के मेघ, अच्छा, गैसों का निर्माण, हमारे तारों का निर्माण कहाँ होता है, तो तीसरी भुजा में हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों से बनना प्रारंभ होता है। इन मेघों को क्या कहते हैं, स्टेलर नेबुला कहते हैं, ठीक। किसी को कोई दिक्कत है तो इसके साथ कर लीजिए। चलिए, अब देखिए तारे, अब आदि तारा, अब तारे, क्या बाबू, अब तारे, तारा यानी कि स्टार, स्टार। जब ये हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन के जब बादल पास पास में आने लगते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल, और सिकुड़ने लगते हैं, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इतना पास पास आने लगता है और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना प्रारंभ कर देता है। क्या होता है, हीलियम में बदलना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होते हैं, हीलियम में बदलने शुरू होते हैं, जिससे क्या होता है, अंदर क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाती है। क्या होती है बाबू, ऊर्जा होनी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या, धीरे धीरे तारों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और ये तारों का क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। क्या होती है बाबू, बढ़ जाती है। सिकुड़ने की प्रक्रिया 1 अरब वर्ष तक चलती है तथा आंतरिक ताप क्या होता है, बढ़ना प्रारंभ करता है, मतलब अपरिवर्तित रूप से बढ़ जाता है। इसका परिणाम क्या होता है बाबू, तो इसका परिणाम यह होता है कि हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक बनने लगते हैं। हाइड्रोजन से किसके नाभिक बनने लगते हैं, हीलियम के नाभिक बनने लगते हैं, ठीक है। इससे असीमित मात्रा में विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके अंदर ताप बढ़ जाता है और यही क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। और ये तारा की क्या है, प्रारंभिक अवस्था है। तारा अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा, औसत भारी होता है और इसकी स्थिति के अनुसार इसका जीवन प्रारंभ होता है, ठीक है। इस स्थिति में आने के बाद तारा अपना जीवन क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। क्या करता है बाबू, प्रारंभ कर देता है। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए कि आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में, आदि तारा के सिकुड़ने पर, ठीक है, आदि तारा के सिकुड़ने पर, ठीक है, सिकुड़ने पर क्या, गैस के बादलों में गैस के बादलों में, ठीक है, गैस के बादलों में क्या होता है बाबू, परमाणुओं की परस्पर टक्कर, परमाणुओं की परस्पर टक्कर, ठीक है। टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या क्या होती है बाबू, बढ़ जाती है। जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तभी क्या होगा, सिकुड़ने की प्रक्रिया 1 अरब वर्ष तक चलती है। सिकुड़ने की प्रक्रिया, सिकुड़ने की प्रक्रिया 1 अरब वर्ष तक चलती है। सिकुड़ने की प्रक्रिया कब तक चलती है बाबू, 1 वर्ष तक चलती है, ठीक है। और तथा आंतरिक ताप अपरिवर्तित रूप से बढ़ता है, तथा आंतरिक ताप अपरिवर्तित, ठीक है। क्या होता है, आंतरिक ताप अपरिमित कर लीजिए, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से बढ़ता है। मतलब कहने का मतलब कि लगातार क्या है, बढ़ता जाता है।
जिसका परिणाम क्या होता है कि हाइड्रोजन से, ठीक है, फलतः हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक बनने लगते हैं। हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक बनने लगते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक क्या होते हैं बाबू, बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक बनने लगते तो इसमें असीमित मात्रा में विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होगी। इससे असीमित मात्रा में विकिरण ऊर्जा बढ़ने लगती है। इससे क्या होगा कि विकिरण ऊर्जा क्या होगी, असीमित मात्रा में बढ़ने लगेगी या फिर मुक्त होने लगेगी। ठीक है, विकिरण ऊर्जा मुक्त होने लगती है। ठीक, इसके बाद इसके अंदर दाब और ताप बढ़ जाता है। इससे इसके अंदर ताप और दाब बढ़ने लगता है। यानी कि ताप और दाब क्या होगा बाबू, बढ़ने लगता है। क्या करता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, मतलब ताप और दाब बढ़ने लगता है और यह अवस्था तारा कहलाती है। यह अवस्था या फिर इस अवस्था को तारा की संज्ञा दी जाती है। मतलब इस अवस्था को किसकी संज्ञा दी जाती है बाबू, तो तारों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तारा अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा, औसत या भारी होता है। ठीक है, इस स्थिति में आने के बाद तारा अपना जीवन प्रारंभ करता है। इस स्थिति में आने के बाद तारा अपना जीवन प्रारंभ करता है। तारा क्या करता है बाबू, अपना जीवन क्या करता है, प्रारंभ करता है। यानी कि तारे के अंदर दाब के अधिक बढ़ने से गैसीय पदार्थों और अधिक केंद्रीकरण रुक जाता है। जब ताप अधिक बढ़ेगा तो गैसीय पदार्थों का क्या, केंद्रीकरण रुक जाता है। ठीक है, तारों के अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है बाबू, और दूसरा क्या होता है, संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया कैसे होती है, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो संलयन अभिक्रिया होती है। और गुरुत्वाकर्षण और ये संलयन अभिक्रिया ही क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में बैलेंस किए रहते हैं। जब ये संलयन अभिक्रिया रुक जाती है तो क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से इनका संतुलन क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्या होता है, बढ़ने लगता है। और जिसकी वजह से अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो ये तारे क्या हैं कि अपने निर्माण के एक ही दिन या कुछ आधे घंटे के अंदर ही क्या होते हैं, सिकुड़ जाएंगे। क्या हो गए, सिकुड़ जाएंगे। लेकिन अगर इनका बैलेंस बना रहेगा तो ये अरबों खरबों वर्ष तक अपना बैलेंस बनाए रहेंगे और जिससे इनका क्या, ये अपना ऊर्जा उत्पन्न करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते रहेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। यानी तारों का क्या, ये अपना गैसीय संलयन करने होता रहता है। गुरुत्वाकर्षण और गैसीय संलयन से क्या होती है, इनमें अपना बैलेंस बना रहता है। क्या होता है, बैलेंस बना रहता है और ये संतुलन हजारों खरबों वर्षों तक बना रहता है। ठीक है, यदि संलयन से ऊर्जा, क्योंकि संलयन से
ऊर्जा में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, अगर ये रुक जाए तो विशाल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण तारा क्या होता है, अपनी उत्पत्ति के आधे घंटे के अंदर ही क्या होगा बाबू, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब वो तारा नहीं रह जाएगा, ठीक है ना, सिकुड़ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आता है रक्त दानव। क्या आता है, रक्त दानव, रक्त दानव। अब ये रक्त दानव क्या होता है, रक्त दानव यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड, क्या कहते हैं बाबू, रेड गैन, रेड गैनेट। ये क्या होता है बाबू, देखिए जब तारों के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम का, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना प्रारंभ होता है, हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता रहता है, तो जब कुछ समय बाद, अरबों खरबों वर्ष बाद, जो हाइड्रोजन का केंद्र में क्या होता है, हीलियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और संलयन प्रक्रिया बंद हो जाती है। जब संलयन प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो अंदर क्या होगा, सिकुड़ना प्रारंभ होगा। लेकिन इसके बाहरी भाग पे, बाहरी यानी कि आउटर सरफेस पे अभी भी क्या होती है, हाइड्रोजन की संलयन अभिक्रिया प्रारंभ चलती रहेगी। लेकिन पहले की अपेक्षा ये ऊर्जा कम उत्सर्जित करते हैं, जिससे इनका आउटर स्पेस का होता है रेड कलर का हो जाता है। ये मतलब अब ये धीरे धीरे लाल दिखने लगते हैं और इस रूप को उनको क्या कहते हैं, रेड दानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड दानव कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती जाती है, उसका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कुछ समय पश्चात उसके क्रोड में, मतलब क्रोड यानी कि केंद्र में हीलियम की प्रधानता अधिक हो जाती है तथा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया रुक जाती है। इससे क्रोड में यानी केंद्र में दाब कम हो जाता है तथा तारा सिकुड़ने लगता है। परंतु तारे के बाह्य कवच यानी कि बाहरी हिस्से में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयित होना जारी रहता है और ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है। पहले क्या थी, तेज थी, लेकिन अब घट जाती है। इस अवस्था में तारे को लाल दानव तारा कहते हैं, क्योंकि इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, लाल हो जाता है। तो नोट कर लीजिए इसको भी फटाक से। यानी कि जैसे जैसे तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती जाती है, ये लंबा हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती जाती है, उसका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लिखिए। लेकिन अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे कि जब ठीक है, जब तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, केंद्र में हीलियम की प्रधानता, हीलियम की प्रधानता क्या होती है बाबू, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है तथा अथवा संलयन अभिक्रिया रुक जाती है। संलयन अभिक्रिया क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, संलयन अभिक्रिया क्या होगी, रुक जाती है। ठीक है, इससे क्रोड में क्रोड में क्या होगा बाबू, दाब क्या होगा, दाब कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है। परंतु दाब तो कम हो जाएगा, परंतु दाब कम होने से क्या होता है, तथा तारा सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है। परंतु आउटर स्पेस यानी बाहरी सरफेस पे, ठीक है, परंतु तारे के बाह्य कवच पर, परंतु तारे के बाह्य कवच पर अभी भी ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में संलयित होता रहता है। अभी भी हाइड्रोजन हीलियम में
संग हीलियम में बदलता रहता है। क्या होता है? हीलियम में बदलता रहता है। होता रहता है। लेकिन क्या होता है? ऊर्जा विकिरण तीव्रता घट जाती है। लेकिन ऊर्जा विकिरण तीव्रता घट जाती है। क्या होती है बाबू? घट जाती है ना। ऊर्जा तीव्रता क्या होती है बाबू? घट जाती है। जब ये ऊर्जा तीव्रता घट जाएगी तो इस अवस्था को लाल दानव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इस अवस्था को तारे का लाल रक्त दानव तारे का फिर या फिर तारे को रक्त दानव तारा कहते हैं। रक्त दानव तारा कहते हैं। इस अवस्था को तारे, ठीक है, इस अवस्था को रक्त दानव तारा कहते हैं। या फिर तारे के इस अवस्था को रक्त दानव तारा कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए, ये जब तारे जो हैं मतलब जब लाल दानव तारा हो जाता है यानी कि इस चरण अवस्था में पहुंच जाता है तो तारे अपनी भविष्य मतलब इससे इसका भविष्य अब निर्धारित होता है। क्या होता है? भविष्य निर्धारित होता है कि इसकी प्रारंभिक जो इसका द्रव्यमान होता है, क्या होता है? ठीक, इसके द्रव्यमान पे ही इसका क्या डिपेंड करता है? इसका भविष्य डिपेंड करता है। किसका? तारे का। यानी लाल दानव तारा जो है के चरण पर पहुंचने के बाद तारे का भविष्य निर्धारित होता है। किसके आधार पर? उसके द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, लाल दानव तारे दानव तारे रक्त दानव तारे के प्रारंभिक द्रव्यमान पर इसका भविष्य निर्भर करता है। क्या करता है? भविष्य निर्भर करता है। आप लोग सोचें आप तो ये इसका भविष्य कैसे निर्भर करेगा? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, यानी कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता से सम्मानित भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के अनुसार, ठीक है, अगर तारे का भार जो है 1.44 सौर द्रव्यमान यानी श्वेत बौने के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा पर है तो इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यानी कि यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर, सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर है तो वह चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। तो वह लाल दानव से श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाएगा, नहीं तो किसमें? ठीक है, और अंत में किसमें चला जाएगा? काला बौना में परिवर्तित हो जाता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य से अधिक है यानी कि कई गुना है तब तारा क्या हो जाएगा? सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आई बात? बिल्कुल, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रक्त दानव तारे के प्रारंभिक द्रव्यमान पर इसका क्या निर्भर करता है बाबू? भविष्य निर्भर करता है। क्या करता है? भविष्य निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे यानी कि आप कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय
मूल की, अमेरिकी 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 खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर, इनका पूरा नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, एस चंद्रशेखर के अनुसार तारे का द्रव्यमान, यानी कि तारे का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, तो 1.4 सौर ऊर्जा के बराबर, 1.44 सौर द्रव्यमान, ठीक है, सौर द्रव्यमान ही श्वेत बौने, सौर द्रव्यमान ही श्वेत बौने, ठीक है। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्रॉप, ठीक है, श्वेत बौना, ठीक है। ठीक है, व्हाइट ड्रॉप के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है, कि द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है, क्या है बाबू, ऊपरी सीमा है, ठीक है। ये क्या है, ऊपरी सीमा है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अर्थात यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम होता है, अर्थात तारे का द्रव्यमान, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर, या फिर चंद्रशेखर सीमा, ठीक है, तो वह लाल दानव से बराबर है, तो वह तारा लाल दानव से श्वेत, ठीक है, श्वेत वामन में, ठीक है, श्वेत बौने, ठीक है, श्वेत वामन या फिर बौने कहा जाता है, श्वेत वामन या फिर कहिए बावने कहिए, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, श्वेत वामन या फिर बावने, ठीक है। या अंत में काला बौना, और अंततः काला बौना में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, बौना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य से अधिक हुआ तो, लेकिन तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है, तो ठीक है, अधिक होता है तो क्या होगा, ठीक है, मतलब अधिक हुआ या फिर उससे कई गुना अधिक हुआ, तो द्रव्यमान के अनुरूप सुपर नोवा विस्फोट के बाद, तो द्रव्यमान के अनुरूप सुपर नोवा विस्फोट के बाद, ठीक है, जब सुपरनोवा विस्फोट होगा तो ये या तो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा या फिर वह न्यूट्रॉन तारा में परिवर्तित हो जाएगा, वह
न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ कर लीजिए फटाक से। ठीक है, ये समझ में आई बात कि तारों का जन्म कैसे होता है। बिल्कुल सही। चलिए अब एक नजर, ठीक है, इसको समझिएगा बहुत आसानी से। यानी कि ये हमारी क्या है, प्रारंभिक अवस्था है। क्या बाबू, प्रारंभिक अवस्था है किसकी, तारे की। ये मतलब तारों के बादल है। क्या है बाबू, तारों के बादल है। क्या है, तारों के बादल। अब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं तारों के बादल, इसे क्या कहते हैं, स्टेलर नेबुला कहते हैं। क्या बाबू कहते हैं, स्टेलर नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्टेलर नेबुला कहते हैं। ठीक है, नेबुला। ठीक है, अब इनके द्रव्यमान पे निर्भर करता है कि इनका फ्यूचर कहाँ जाएगा। ठीक है, अगर इनका द्रव्यमान एवरेज हुआ, एवरेज द्रव्यमान हुआ, नहीं एवरेज द्रव्यमान हुआ, यानी कि स्टार के बराबर, हमारे सन के बराबर या उसी के आसपास में। ठीक है, ठीक, यानी कि जब ये एवरेज हुए, ये क्या हो जाएंगे, एक तरह से स्टार तारे बन जाएंगे। क्या बन जाएगा बाबू, स्टार तारे हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस एवरेज मतलब अब धीरे धीरे क्या हो रही है, स्टार की तरफ इनका स्टार बनना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो अब फिर इस पर ये क्या हो गया, ये क्या हो गए, अब ये देखिए ये स्टार हो गए। ठीक, स्टार अब यहाँ से स्टार बन गए। अब ये देखिए इनकी, तब ये जब एवरेज रहेंगे, क्या रहेंगे, एवरेज रहेंगे, तब ये क्या होंगे, रेड, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, लाल दानों में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, लाल दानों में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें, लाल दानों में। ठीक है, और यही लाल दानों, जब ये क्या होता है, ये प्रक्रिया और आगे बढ़ती है, तब ये लाल दानों ही क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, प्लेनेटरी नेबुला। ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, फिर प्लेनेटरी नेबुला में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बाबू, प्लेनेटरी नेबुला। ठीक है, प्लेनेटरी किसमें कन्वर्ट हो जाता है बाबू, प्लेनेटरी नेबुला में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, मतलब लाल दानव तारा। कौन तारा, लाल दानव तारा, प्लेनेटरी। ठीक है, प्लेनेटरी नेबुला में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही प्लेनेटरी नेबुला अंत में किसमें जाते हैं बाबू, तो व्हाइट। अब ये क्या हो जाते हैं, व्हाइट तारा में। किसमें, व्हाइट, यानी कि सफेद, क्या कह सकते हैं इसे, श्वेत वामन कह सकते हैं। श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाते हैं, श्वेत वामन में। ठीक है, श्वेत वामन में कन्वर्टेड हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं, श्वेत वामन में कन्वर्टेड हो जाते हैं। ठीक है, या फिर लास्ट में अपना ये एकदम छोटा सा, ठीक है, श्वेत वामन या फिर काला बौना में परिवर्तित होकर काम खत्म हो जाता है। लेकिन इनका भार अगर एवरेज स्टार से हैवी हुआ, क्या हुआ बाबू, हैवी हुआ, यानी कि इनका मास कैसा हुआ बाबू, मैसिव स्टार हुए। क्या हुए, मैसिव स्टार। क्या मैसिव स्टार कहने का मतलब कि ये बहुत ज्यादा भारी हुए। क्या हुए, बहुत ज्यादा भारी हुए हमारे सन से। ठीक है, हमारे सन से इनका आकार क्या हुआ कि बहुत ज्यादा भारी हुआ, तब ये क्या हुए, रेड सुपर में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, रेड सुपर गेंट में। किसमें, रेड सुपर गेंट में। ठीक है, यानी कि सुपर दानव में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इसमें क्या होता है, सुपर नोवा विस्फोट होता है। क्या बाबू होता है, सुपर नोवा विस्फोट होता है। क्या होता है, सुपर नोवा विस्फोट होगा। क्या होगा बाबू, सुपर नोवा विस्फोट होगा, जिसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लैक होल में। किसमें हो जाएंगे, ब्लैक होल में। किसमें हो जाएंगे, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें, ठीक है, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ब्लैक होल में। ठीक, ब्लैक होल में कब कन्वर्ट हो जाएंगे, जब नेबुला का भार हमारे तारे, हमारे सन से बड़ा होगा, तब ये सुपर दानव तारे बनेंगे, इससे सुपर नोवा विस्फोट होगा, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन जब इनका भार, ये जो इनका नेबुला का क्या है भार, हमारे स्टार के परिवर्तन, तब ये स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार के बाद लाल दानव से प्लेनेटरी नेबुला के बाद श्वेत वामन में, और फिर इसके बाद या तो वो ब्लैक काला बौना में परिवर्तित होकर खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात। यानी कि अगर आप पूछे आपसे कोई कि श्वेत वामन तारा या फिर व्हाइट किसे कहते, तो आप कहेंगे कि जब लाल दानव का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर अथवा कम होता है, तो उसका बाह्य कवच प्रसारित होकर, यानी फैल कर क्या होता है, अंततः लुप्त हो जाता है। क्या होता है बाबू, लुप्त हो जाता है। फैल कर क्या होता है, लुप्त हो जाता है। ठीक,
क्योंकि अब बाहरी भाग पे ही अब जानते हैं कि अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम का संचय बंद हो जाता है, तभी तो लाल दानव तारा बनता है। और वही लाल दानव तारा ही क्या हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर अथवा कम होता है, तो उसका बाह्य कवच प्रसारित होकर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है, तो वह और भी ज़्यादा धीरे धीरे क्या होता है, संकुचित हो जाता है, और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा घनत्व के द्रव्यमान गोले का रूप ले लेता है। कैसा रूप ले लेता है बाबू, गोले का रूप ले लेता है। और अंत में ये हीलियम नाभिकीय संलयन होकर कार्बन जैसे तत्व में परिवर्तित हो जाता है। किस तत्व में हो जाता है, कार्बन जैसे तत्व में परिवर्तित होने लगता है, जिसे श्वेत वामन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, श्वेत वामन कहते हैं। ठीक है, यानी कि श्वेत वामन की संरचना का पता सर्वप्रथम RH फाउबर द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, RH फाउबर द्वारा। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे पूछे कि श्वेत वामन इसका सर्वप्रथम पता कौन लगाया था, सर्वप्रथम पता किसने किया था, तो RH क्या इसका सर्वप्रथम पता कौन किसने किया था, तो RH फाउबर ना, RH फाउबर ने इसका क्या किया था, सर्वप्रथम पता लगाया था। समझ में आ गई बात। अब काला बानव तारा आप जान गए कि जब श्वेत में हो जाएगा, तो जब श्वेत वामन तारा एक जीवाश्म तारा कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, श्वेत वामन तारा क्या कहलाता है, जीवाश्म तारा होता है। क्या होता है ये श्वेत वामन तारा जो होता है जीवाश्म, क्या होता है, कौन सा तारा होता है, जीवाश्म तारा होता है। क्या होता है, जीवाश्म तारा की संज्ञा दी गई, तारा होता है। ठीक है, श्वेत वामन तारा क्या होता है, जीवाश्म तारा होता है बाबू। तो जो श्वेत वामन तारा है, जब वामन के क्रोड में केंद्र में हीलियम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्या होता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब संलयन क्रिया तो हो नहीं रही है, तो हीलियम पहले अधिक हो गया था, तो रेड वामन तारा में हो गया था, तो अब धीरे धीरे तब अब ये फिर इसके बाद श्वेत वामन बना। श्वेत वामन के बाद जब हीलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो समाप्त हो जाएगा तो एकदम से कुछ ऊर्जा ही नहीं रहेगी। जब क्या होगा, समाप्त हो गया तो वह ऊर्जा और प्रकाश का उत्सर्जन करना बंद कर देगा, और वो शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और काला तारा का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, तारा काला का रूप लेगा। ठीक है, ठीक, लेकिन ये ब्लैक होल नहीं बनेगा। क्या होगा, ब्लैक होल नहीं बनेगा। क्या होगा, ब्लैक होल नहीं बनेगा। ठीक, वह तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कई गुना अधिक है, क्या है, कई गुना अधिक है, तो वो अधिक प्रबलकारी होते हैं। क्या होते हैं बाबू, अधिक प्रबलकारी होते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि जब वो अधिक होते हैं, प्रबलकारी होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उन तारों में सुपरनोवा विस्फोट होता है। क्या होता है बाबू, सुपरनोवा विस्फोट होता है, जिससे या तो ये न्यूट्रॉन तारा बन जाएंगे, या फिर क्रिस्ट बीवर यानी कि क्या, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या होंगे बाबू, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे। किसी बृहद तारे की उक्त अवस्था क्रमिक रूप से पाई जाती है। आपने देख लिया कि इनकी क्या, पहले तारों का जन्म कैसे हुआ, फिर रक्तदानव कैसे बना, फिर श्वेत वामन कैसे बना, फिर काला बानव कैसे बना, फिर कब सुपरनोवा विस्फोट किस तारों में होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे तारे जो सूर्य से कई गुना द्रव्यमान में अधिक होते हैं, यानी कि रक्त द्रव्यमान की अवस्था को प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनका क्रोड क्या होता है, अधिक सिकुड़ने लगता है, और ताप में अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, क्रोड में देखिए, जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, क्रोड में क्या होता है, कार्बन में परिवर्तित होने लगता है, मतलब हीलियम जो होता है कार्बन में परिवर्तित होना प्रारंभ करते हैं, और यह कार्बन भारी पदार्थ में लौह का उत्पादन करते हैं, लौह में परिवर्तित होने लगते हैं। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट में जो सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है, जब सुपरनोवा विस्फोट, ये बहुत जानना जरूरी है, जब कब सुपरनोवा विस्फोट होता है बाबू, तो सुपरनोवा विस्फोट के समय जो होता है, जो हीलियम होते हैं, क्या होते हैं, जो हीलियम होते हैं। ठीक है, अब ये उसका केंद्र क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, तो क्रोड का हीलियम कार्बन में परिवर्तित होता है। हीलियम जो होता है, हीलियम कार्बन में परिवर्तित होता है। किसमें बाबू, कार्बन में। और ये कार्बन क्या होते हैं, ये जो कार्बन है, अब ये जो कार्बन है बाबू, लोहे में परिवर्तित होने लगते हैं। किसमें होने लगते हैं, लोहे में परिवर्तन होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इनका भार बढ़ता जाता है। क्या होता है बाबू, भार बढ़ता जाता है, और अंत में तारे का केंद्र लोहे से युक्त हो जाता है। कैसे हो जाता है, लोहे युक्त होता है, जिससे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है, रुक जाती है। समझ में आ गई, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कैसे रुकती है। ठीक, अब इसके परिणाम स्वरूप तारों की मध्यवर्ती यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र ध्वस्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, ध्वस्त यानी कि विखंडित हो जाते हैं। ठीक है, इससे जब ये ध्वस्त होते हैं, जब विखंडित होते हैं, यानी कि जब ये लौह में परिवर्तित हो जाते हैं, तो क्या होता है,
मतलब कि जब लोह में परिवर्तित हो जाता है तो संलयन नाभिक की संलयन अब क्या क्या होगी, रुक जाएगी। नाभिक संलयन अभिक्रिया रुक जाती है, ठीक है। और जो लोहे होते हैं, जो जो इसके परिणाम से जो इसके तारे गुरुत्वाकर्षण के कारण लोहे में क्या होता है, लोहे जो होते हैं अब उसमें क्या होता है कि ध्वस्त हो जाते हैं, क्या होते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और यह ब्रह्मांड का सबसे भयानक विस्फोट कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्फोट कहलाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, विस्फोट होता है। क्या होता है बाबू, विस्फोट होता है। किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण के कारण से, गुरुत्वाकर्षण के कारण से विस्फोट होता है। क्या होता है, विस्फोट होता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसमें, ब्रह्मांड में, ठीक है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तभी इसे क्या कहा जाता है, सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। और थोड़े समय के लिए एक सुपरनोवा तारा इतना चमकीला होता है, ठीक है, इतना चमकीला होता है कि इसे संपूर्ण आकाश गंगा में देखा जा सकता है। क्या होता है, देखा जा सकता है, मतलब कि इसे आप देखेंगे कि वहाँ पे तारों का क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा विस्फोट, मतलब आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ पे उजाला अचानक से हुआ है, ठीक है, उसे देखा जा सकता है, ठीक। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात सुपरनोवा से प्रघात लहरें निकलती है। क्या निकलती है, लहरें, मतलब विस्फोट होगा तो हवा में कंपन होगा, लहरें उत्पन्न होंगी, यानी कि इसको शॉक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉक वेव। और गैसों के मेघ निकलने लगते हैं, फिर से गैस के क्या होते हैं, मेघ निकलने लगते हैं, मतलब गैस के बादल बनने लगेंगे। ऐसी गैसी बादल में तारों की नई पीढ़ी का सृजन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि फिर से क्या, उसमें नए तारों का सृजन प्रारंभ हो जाएगा। क्या होगा, नए तारों का सृजन प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। आपने दिखा था ना, जैसे हमने बताया था ना, ये ब्लैक, ये क्या होता है, हमारी गैलेक्सी है, इसके अंदर यहाँ पर ब्लैक होता है, इसको क्वार्टर्स कहते हैं, इस वाले पार्ट को। फिर ये क्या होता है, मध्यवर्ती उसका चक्र होता है, फिर आउटर सरफेस होता है। ये ब्लैक, अगर ये विस्फोट हुआ होगा, ये है अब क्या, छिटा गए होंगे, मतलब इधर फैल गए होंगे, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, ये गैस के बादल हो गए, ये बाहरी होता है, फिर से ये अपना क्या केंद्र होने लगे, फिर यहाँ पे अपना नया नया उनका जन्म होने लगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से आकाश गंगा के ही तो अंदर हो रहा है, ठीक। समझ में आया बात। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, जब कोई विशाल तारा अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो सुपरनोवा विस्फोट होता है, ठीक है। क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है, जिसको हमने अभी अभी बताया कि सुपरनोवा विस्फोट होता है। और यही सुपरनोवा विस्फोट बाबू क्या कहलाता है, ठीक है। यही किसमें, या तो सुपरनोवा जब विस्फोट होता है तो ब्लैक होल बन जाता है, या फिर न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है ना। यानी कि इसका केंद्रीय भाग जो अत्यधिक घनत्व वाला होता है, कुछ मील तक व्यास का होता है, जिसे न्यूट्रॉन तारा में कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा की सभी चीजें न्यूट्रॉन के रूप में संगठित होती हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन तारे की सभी स्थिति क्या होती है, न्यूट्रॉन तारे के में उपस्थित हो जाती है। यह अपने अक्ष पर 1 सेकंड में 30 बार घूर्णन करता है, यानी कि एक सेकंड में न्यूट्रॉन तारा जो होता है, न्यूट्रॉन तारा, एक मिनट, न्यूट्रॉन तारा जो होता है, न्यूट्रॉन तारा की उत्पत्ति कैसे, सुपरनोवा विस्फोट की वजह से होती है, ठीक है। यानी कि न्यूट्रॉन तारा, इसका केंद्रीय भाई, जब विस्फोट होगा तो कुछ तो इसका केंद्रीय भाग बचेगा, ठीक है, ठीक है, जो कि तारों का, जो कि न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। क्या कहलाता है, जब ये सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो ये कुछ नाभिक कुछ बचा केंद्र वाला पार्ट, तो ये क्या, न्यूट्रॉन तारा कहलाया। क्या कहला, न्यूट्रॉन तारा हो गया, न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन तारा है बाबू, ठीक है, तो इस न्यूट्रॉन तारों का निर्माण हुआ, न्यूट्रॉन तारा की सभी चीजें न्यूट्रॉन के रूप में होती हैं। यह अपने अक्ष पर, ये जो अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने अक्ष पर 30 बार घूर्णन करता है 1 सेकंड में, ठीक है। एक सेकंड में सोच लीजिए, 1 सेकंड में 30 बार घूर्णन करता है, 30 बार घूर्णन करता है। क्या करता है बाबू, 30 बार घूर्णन करता है, कौन, यही। समझ में आई बात, ठीक। तथा तीव्र रेडियो तरंगे विसर्जित करता है। क्या करता है ये, तीव्र रेडियो तरंगे विसर्जित करता है।
ठीक है। तीव्र रेडियो तरंगे क्या करता है बाबू, विसर्जित करता है कि रेडियो तरंगे छोड़ता है कौन, ठीक। और रेडियो तरंगों का संकेंद्रण चुंबकीय ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक है, चुंबकीय ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, चुंबकीय ध्रुवों पर संकेंद्रण सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है, सर्वाधिक होता है इनका क्या, संकेंद्रण सर्वाधिक होता है, ठीक है। इस तारे का पता सर्वप्रथम, ठीक है, इस तारे का पता सर्वप्रथम इस तारे का पता सर्वप्रथम 1967 में, कब बाबू, 1967 में, ठीक है, मिस जैकलिन बेल, मिस जैकलिन बेल, ठीक है, मिस जैकलिन बेल ने क्या किया था, ने लगाया था, ये पूछता है, ठीक है। कुछ खगोल भौतिकविदों ने न्यूट्रॉन के तारों का स्पंदन रेडियो तरंगे विसर्जित होने के कारण न्यूट्रॉन तारा को पल्सर की संज्ञा दी। न्यूट्रॉन तारा को क्या कहा उन लोगों ने, पल्सर की संज्ञा दी, क्या दी, पल्सर की संज्ञा। अब आपको पता ही है कि ब्लैक होल क्या होता है, तो ब्लैक होल के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, ठीक है। अब ये क्या तारों का हमारे मुख्य रूप से तारों का जन्म कैसे हुआ। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि सूर्य क्या है, ठीक। अब आएंगे सूर्य पे, ठीक। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से अगर हम पूछें तो आप एक चीज़ और रखिए कि इनको भी कुछ कैटेगरी दी गई, तारों के कुछ कलर होते हैं, क्या होते हैं बाबू, तारों के कुछ कलर होते हैं, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अगर, या फिर समझ लीजिए, ठीक है, ठीक। नीला तारा, जो नीला तारा होता है, ठीक है, जो नीले तारे होते हैं बाबू उनका तापमान, ठीक है, जो सबसे अधिक तापमान किसका होता है, नीले तारे का। किसका होता है बाबू, नीले तारे का। किसका होता है, नीले तारे का तापमान, ठीक है, सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो नीले तारे का होता है। नीले तारे का कितना, 50,000 से 28,000 केल्विन, 50,000 से 28,000 केल्विन होता है, ठीक है, 50,000 से 28,000 केल्विन होता है। फिर नीला श्वेत आता है, कौन आता है, नीला श्वेत तारा का तापमान कितना होता है बाबू, ये 28,000 केल्विन से, 28,000 केल्विन से, ठीक है, 28,000 केल्विन से 10,000, क्या होता है बाबू, 10,000 केल्विन, क्या होता है बाबू, 10,000 केल्विन। और श्वेत आता है, फिर क्या आता है, श्वेत आता है, श्वेत का तापमान कितना होता है बाबू, 10,000 केल्विन से, ठीक है, 10,000 केल्विन से 75,000 केल्विन, क्या होता है, 7500 केल्विन होता है, क्या होता है, 7500 केल्विन होता है। श्वेत पीठ क्या होता है, श्वेत पीठ। अब श्वेत पीठ तारे का क्या होता है, तो 7500 से 6,000, 7500 से 100 केल्विन से 6,000 केल्विन, ठीक है। इसमें हम लोग का तारा आता है, किसका आता है, हम लोगों का तारा आता है, ठीक है। पीला तारा क्या होता है, पीला तारा यानी कि 6,000 केल्विन से, ठीक है, 6,000 केल्विन से 4900 केल्विन, ठीक है। इसके बाद आता है नारंगी, क्या आता है, नारंगी का तापमान क्या होता है बाबू, तो 4900 केल्विन से कितना होता है बाबू, 3500 केल्विन, क्या होता है बाबू, 3500 केल्विन होता है, क्या होता है, 3500 केल्विन होता है। और लाल तारा आता है 3500 से 2800 केल्विन, लाल तारा 3500 केल्विन से बाबू 2800 केल्विन, ठीक है। यानी कि हम इनके रंग के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये तारे क्या हैं, किस मतलब कि कौन से तारे हैं, नीला तारा है, श्वेत तारा है, ठीक है, पीला तारा है, नारंगी तारा है या लाल तारा है, ठीक है। इनके हम कलर के अनुसार हम बता सकते हैं कि ये कौन से तारे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि खुली आंखों से आकाश में कितने तारों को देखा जा सकता है, तो 20,000, कितने तारों को, 20,000 तारों को देखा जा सकता है, 20,000 तारों को खुली आंखों से
देखा जा सकता है बाबू ना। खुली आंखों से क्या होता है, देखा जा सकता है। किसको? 20,000 तारों को। ठीक है। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने की थी। ठीक है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने की व्याख्या किस मूल सहसंबंध के आधार पर की जाती है? तो आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा सहसंबंध के द्वारा। किससे? आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा सहसंबंधन के द्वारा तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने की व्याख्या की जाती है। ठीक है। सामान्यतः सिद्धांत के अनुसार क्या होता है जब किसी तारे का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से गुजरता है? यानी किसी तारे का प्रकाश जब सूर्य के प्रकाश से गुजरता है तो क्या होता है? तो तारों के प्रकाश के मार्ग में विचलन होता है। क्या होता है बाबू? तारों के प्रकाश के मार्ग में विचलन होता है। कब? जब किसी तारे का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के पास से गुजरता है। तो विशाल तारों का अंत किस रूप में होता है बाबू? तो विशाल तारों का रूप ब्लैक होल के रूप में होता है। ठीक है। यदि सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अवशेष बचे, अवशेष 1.44 से 3 गुना सौरिक द्रव्यमान तक रहता है तो वह तारा किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा बाबू? तो न्यूट्रॉन तारा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ब्रह्मांड में तारों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है? तो 10 की पावर 22। 10 की पावर क्या? 22 क्या है? अनुमानित तारा है। अनुमानित तारे हैं। ठीक है। हमारे ब्रह्मांड में, हमारे क्या? ब्रह्मांड में। ठीक है। ब्रह्मांड में तारों की कुल अनुमानित संख्या क्या? 10 की पावर 22 है। एक ही द्रव्यमान के अधीन चक्कर लगाने वाले दो तारों को क्या कहते हैं? तो युग्मन तारा कहते हैं। मतलब एक ही द्रव्यमान के हैं, ठीक है, और क्या चक्कर लगा रहे हैं एक ही द्रव्यमान के केंद्र के अधीन, मतलब एक ही केंद्र के अधीन अगर एक ही द्रव्यमान के मतलब तारे क्या चक्कर लगाए तो उसमें युग्म तारा कहते हैं। तारों के सापेक्ष सूर्य की गति किस दिशा में होती है? तारों के सापेक्ष सूर्य की गति किस दिशा में होती है? तो पूर्व दिशा में होती है। किस दिशा में होती है बाबू? पूर्व दिशा में। याद रखिएगा, तारों के सापेक्ष सूर्य की गति किस दिशा में होती है? तो पूर्व दिशा में होती है। अत्यधिक चमकीले तारे का जीवन काल कम से कम 10 के पावर 6 वर्ष होता है। 10 के पावर 6 वर्ष होता है। कितना बाबू? 10 के पावर 6 वर्ष होता है। कितना होता है बाबू? 10 के पावर 6 वर्ष होता है। निहारिका के गैसीय बादल के सिकुड़ने से तारों का निर्माण होता है। किसी तारे के नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जब रुक जाती है तो कौन सा तत्व बनता है? तो लोहा बनता है बाबू। क्या बनता है? लोहा बनता है। न्यूट्रॉन तारों की खोज किसने की? तो जैकलीन बेल बर्नेल ने की थी। जैकलीन, ठीक है, जैकलीन बेल बर्नेल ने की थी। ठीक, समझ में आए? न्यूट्रॉन तारों की। ठीक, अब इसके आगे आपको हम कल आपको नेक्स्ट कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सूर्य, सन, यानी कि अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन की आउटर, इनर, ठीक है, सर के कितने सरफेस होते हैं, किससे हमें प्रकाश ऊर्जा मिलती है, कौन सी ऊर्जा हमारे पास आती है, ठीक है, इन सब चीज़ों पर हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है सन का, जैसे कि ये आपका क्लास रहा। ठीक, कैसा रहा इसमें ज़रूर अपना विचार व्यक्त करिएगा। ठीक है, चलिए, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।